जय हिंद बच्चों। आज जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया आपको कि पूरे 11वीं के पूरे चैप्टर का विवरण दे दिया था कि क्या क्या चैप्टर में है, आपके अध्याय आपको कितने सारे पढ़ने हैं और क्या क्या विधिवत जानकारी मैंने वो पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि हमको 16 चैप्टर पूरे पढ़ने हैं और उसमें एक भी क्वेश्चन या फिर उसके एक भी चैप्टर आपके छूटेंगे नहीं और बड़े विस्तारित रूप से हम पढ़ाई करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अभी हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है। इसके बाद कुछ समय जब 11वीं के ये गणित का कंप्लीट हो जाता है तो फिर इसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम के भी क्लासेज आपके सामने लाऊंगा, तो आप भी उस पर तैयारी पे लग जाइएगा। तो आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट में समुच्चय को लेकर आया हूं। जो पहला अध्याय ही था कि मुझे अध्याय, मैंने कहा भी था कि अध्याय का जो समुच्चय सेट है उसके चैप्टर को आपके सामने लाऊंगा और उसको पूरे विधि पूर्वक एक एक विवरण दूंगा, किसने लिखा, किसके इसके गणितज्ञ का नाम क्या था, इस सब कुछ मैं आपको विवरण के साथ बताऊंगा। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे तक लेके जाइए। जो बच्चे इसकी जानकारी नहीं रखते हैं उन तक भी बात पहुंचाइए कि ये वीडियोस देखें और समझें। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा लेट हुआ हूँ वीडियो लाने में, परंतु रेगुलर अब वीडियोस आएंगे और आगे की चर्चा करते हैं गणित का ये अध्याय 1 पे जो हमारा है समुच्चय। सबसे पहले बात, अगर समुच्चय की हम बात करें तो समुच्चय की जो शुरुआत हुई थी वो महान गणितज्ञ जर्मन के थे और वो जॉर्ज कैंटन 1845 से 1916 तक उनका कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल में उन्होंने सबसे पहले अवधारणा जो दी उसमें उन्होंने कुछ विचार किया कि समुच्चय में को समझा जाना, और उस पर विचार करके उन्होंने 1870 में लमसम 1870 में एक बिंदु समुच्चय पॉइंट सेट जो था उसके बारे में विवरण दिया, विकसित किया। उनको देखकर धीरे धीरे और भी गणितज्ञ सामने की ओर आए, जिसमें एक नाम सबसे पहले मेरे दिमाग पर आता है जो 1888 में उन्होंने अपना काम किया और वो थे रिचर्ड डेडकिन। उन्होंने अपना एक विवरण दिया, उस विवरण में उन्होंने समतुल्य और इसकी विशेषता को समझाया और आगे चल के बहुत सारे चीजें बनी। जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म हुई, 20वीं सदी आई तो उसमें ग्रुप थ्योरीज आ गई, रिंग आ गया, जो वलय आप कॉलेज वगैरह में जाके पढ़ेंगे बीएससी एमएससी में, वहां आपको ग्रुप्स थ्योरीज मिलेंगी, वलय मतलब रिंग मिलेगा। तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको आगे चल के मिलेंगे। तो इन गणितज्ञों ने अपने अपने चीजें अवधारणा के रूप में बताया जो हम सामने देख रहे थे। तो जो शुरुआत हुई सेट की वो 11वीं कक्षा से अब हम शुरुआत करेंगे और वो जो गणितज्ञ के बारे में मैंने बात बताई हमको याद रखना भी चाहिए, जरूरी भी है। मैं ये नहीं कहता कि सब एग्जाम के तौर पर आए कि भैया एग्जाम है तो ही याद रखें। नॉलेज पुख्ता रखिए, जवाब अपने पास रखिए, जहां जरूरत हो वहां दीजिए, क्योंकि जवाब देना बहुत जरूरी है। याद करके भूल जाना ये गलत तरीका है। तो जितनी, मेरा मानना यह है कि जितना आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं उतना लीजिए, बेसिक से बेसिक लीजिए। ऊपर ऊपर यदि ज्ञान ले रहे हैं तो वो गलत है, ऊपरी ऊपरी ज्ञान अच्छा नहीं है। क्योंकि जीवन में यदि आप 90% अंक प्राप्त कर भी लेते हैं परंतु जीवन के परीक्षा में फेल ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप 90% वो रट कर मारे और अगर आप समझ कर भी 75% अंक प्राप्त करते हैं तो आप उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं जहां किसी के अब कभी आपने किसी चीज की कल्पना तक नहीं की है। तो मेरा मानना यह है कि अपने आप को बदलिए और बेसिक से बेसिक पढ़ने की कोशिश करिए। तो आगे बढ़ते हैं। समुच्चय का जो पहला सेट का अध्याय है उसमें मैंने बताया कि समुच्चय का आविष्कार जॉर्ज कैंटर जर्मन के थे, उन्होंने किया। और पहला जो है जो हम पढ़ेंगे अभी समुच्चय को लेकर, वो पढ़ेंगे समुच्चय और उसके निरूपण, ठीक है, उसके अंदर की चीजों में। तो ये जो चैप्टर हमारे पास आएगा ये प्रश्नावली 1.1 के होंगे, हमारे पास 1.1 मिलेगा। उसी के बाद हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार एक तरह से ये 1.2 भी होगा और 1.3 इसी में जुड़ा होगा आपके साथ, दोनों प्रश्नावली एक साथ होंगी। अब इसके मैंने कुछ विवरण यहाँ पे दे चुका हूं कि देखिए समुच्चय के प्रकार वैसे होते बहुत ज्यादा है, परंतु जो हमको पढ़ने हैं, जो 11वीं कक्षा में पढ़ने हैं वो इतने हैं। जैसे कि हमको रिक्त समुच्चय है, परिमित अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, ये जो पूरा भाग है ये 1.2 होगा, ठीक।
दूसरा जो है उप समुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय। ये जो होगा 1.3 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा समुच्चय के प्रकार 1.2 1.3 में आपको मिलेगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले, इसलिए मैं अभी पूरे विवरण ही दे रहा हूं, क्योंकि मैं उस समय आपको चैप्टर का विवरण दिया था, अभी मैं सिर्फ अध्याय का विवरण दूंगा। आगे बढ़ता है। अब इसके बाद होगा वेन आरेख। वेन आरेख भी पढ़ेंगे अपन, इसका इंपॉर्टेंट है, ये भाग है समुच्चय पर सक्रियाएं। अब देखिए, अब यहां वेन आरेख जो आपको दिख रहा है, इस वेन आरेख में इन दोनों को मिलाकर 1.4 होगा, ठीक, इन दोनों से मिलाकर 1.4 होगा। अब नीचे लिखा है समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब क्या होता है? देखिए, गणित की जब आप शुरुआत किए थे तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सीखा पहले। तो जब भी हम नए चैप्टर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आगे की ओर जब जा रहे हैं, तो हमें इस समुच्चय को, तो पहली बार हमने नाम सुना, 11वीं कक्षा में प्रवेश किया तो हमको यह पता चले कि समुच्चय नाम का कोई चैप्टर है। तो जब इसमें प्रवेश करेंगे तो इसमें भी कोई नाम होगा ना, कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग को कैसे समझे। तो उसको करने के लिए इसमें बना, समुच्चय की संक्रियाएं बनी। जैसे हमने अपने जीवन में पढ़ा, जब गणित में कदम रखा था तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखा, तब हम आगे के गणित को धीरे धीरे कदम चलते चले। उसी तरह इसमें संघ, सर्वनिष्ठ, अंतर, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये हमने जाना। अब इसके बारे में जानकारी भी लेंगे और पढ़ेंगे भी। तो ये दोनों मिलाकर 1.4 है। उसके बाद नीचे जो आएगा समुच्चय का पूरक, जो कि इन्हीं से जुड़ा हुआ होगा, इन सब से जुड़ा हुआ, वो 1.5। उसमें 1.6 भी है, परंतु 1.6 हम एक इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो उसमें व्यवहारिक प्रश्न रहेंगे, मतलब कि ये पूरे से बने हुए क्वेश्चन उसमें डले होंगे, उसको भी अपन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी और भी तैयारी बन सके। अब होगा विविध प्रश्नावली, वो विविध प्रश्नावली भी आपको मिल जाएगी वहां पे। तो अब इतनी सारी चीजें मैं आपको समझा दिया कि आपको इतनी सारी चीजें आपके सामने होंगी। साथ ही साथ हमको इसको पूरा पढ़ना है, विवरण मैंने आपको दे दिया कि कैसे कैसे पूरे समुच्चय के प्रकार हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ये पूरा विवरण आपके सामने रख चुका हूं, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर हम आएंगे समुच्चय और उसके निरूपण। समुच्चय और उसके, तो पहले हम जानेंगे कि समुच्चय है क्या, ठीक है, समुच्चय क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। समय देख सकते हैं आप लोग, समुच्चय क्या है? समुच्चय वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक। वस्तुओं की जगह अवयव भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अवयव तो ज्यादातर यूज होगा ही, तो इसलिए हम अवयव का ही यूज करेंगे। तो अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब संग्रह किसे कहा जाता है, धीरे धीरे हम बातों को समझते हैं। संग्रह मतलब होता है कलेक्शन करना, कलेक्शन मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर के साथ एक और मार्कर है, तो ये मेरे पास क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है मेरे साथ, ये मार्कर का संग्रह है, ठीक। अब उसी प्रकार सुपरिभाषित मतलब कि ये सुपरिभाषित ऐसा है कि व्यक्ति के हिसाब से बदलाव ना हो, व्यक्तियों के हिसाब से बदलाव ना हो संग्रह का। मतलब कि मान लीजिए कि अगर ये मैं दो जो मार्कर है किसी और व्यक्ति को भी देता हूं, तो वो भी यही कहेगा कि हाँ मेरे पास भी दो ही मार्कर है, ठीक। क्योंकि जो मेरे पास है मैंने उसी के उसको देता हूं तो उसके पास भी उतना ही है, तीसरे व्यक्ति को भी देता हूं तो उसके पास भी दो ही मार्कर है, ठीक है। तो ये व्यक्ति के हिसाब से ना बदले, कहने का मतलब कि व्यक्तियों के हिसाब से, सुपरिभाषित का मतलब कि व्यक्तियों के हिसाब से नहीं बदलना चाहिए संग्रह, ठीक है। तो अब कुछ इसके उससे आपको नहीं अगर समझ में आता तो कुछ इसके एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो अगर 10 से कम प्राकृतिक विषम संख्या की बात करेंगे अपन, तो देखिए 10 से कम की बात करें तो सभी को जानते हैं कि 10 से कम तो 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि आपको 10 से तो कम लाना है, 10 से कम हमने 10 से कम ले आया, 1, 3, 5, 7, 9। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे मैंने जब यही शब्द मैं किसी और व्यक्ति से पूछता हूं तो वो भी यही जवाब देगा कि 1, 3, 5, 7, 9। मैं दूसरे व्यक्ति से पूछूंगा वो भी यही जवाब देगा 1, 3, 5, 7, 9, उसके लिए दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तीसरे, चौथे, हजारों व्यक्ति से अगर मैं पूछता हूं कि 10 से कम प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो जवाब में यही निकलेगा उससे। सुपरिभाषित का अर्थात यही अर्थ हुआ कि अगर व्यक्ति शब्दों को बोल रहा है
तो वही कलेक्शन, संग्रह वो सभी का होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, वरना वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब नहीं कहलाने में कैसा है? 5 सबसे अच्छे अभिनेता, मतलब एक्टर, हीरो हीरोइन, जो कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध लोग हैं, देखते भी हैं, हीरो हीरोइन को देखना तो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अगर मैं पूरी जनता से पूछ लूं कि भैया आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा अभिनेता कौन लगता है, तो मैं तो ओल्ड वर्जन वाला हूं, तो मैं तो नाम लूंगा कि भैया अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, देवानंद, और संजीव कुमार, और जितेंद्र। 5 नाम मैंने ले लिए। अब यही मैं किसी अन्य बच्चे से पूछूंगा, तो वो आज के न्यू के जनरेशन के, उसको तो पुराने बातें नहीं पता, वो आज के एक्टरों की बात करेगा। तो ये सुपरिभाषित है क्या? ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो इस शब्द में ऐसे हो रहा है कि किसी किसी को, हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें पसंद है। इसमें वो अपना संग्रह कुछ और बता रहा है, कोई अपना संग्रह कुछ और बता रहा है, उसका सिलेक्शन को, उसका कलेक्शन कुछ और है, अगले का कलेक्शन कुछ और है। उसी प्रकार तीसरा में देखिए, तीसरा जो मैंने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको सबको पता है, ए ई आई ओ यू। अभी मैं किसी से भी पूछूंगा तो जवाब में क्या निकलेगा? जवाब में वो भी यही बोलेगा, ए है, ई है, ए ई आई ओ और यू, यही होगा। तो वो जो उच्चारण इस स्वर में हो रहा है, ये किसी से भी पूछूंगा तो जवाब यही निकलेगा। तो अब हमको क्या समझ में आया कि कौन समुच्चय है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में समुच्चय कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कि ये समुच्चय है, एक ये समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित हो रहे हैं, ये भी सुपरिभाषित है, और ये भी सुपरिभाषित है। ठीक, तो और ये नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं कहलाएगा। बातें समझ में आपको? कि यदि मैं फिर से बातें आपको दोहरा देता हूं कि यदि आपके पास कलेक्शन है, आपके पास संग्रह है, और दूसरे व्यक्ति भी वही बातों को बोल रहा है कि हाँ मेरे पास भी 2 ही मार्कर हैं, उसके पास भी 2 ही मार्कर हैं, ठीक है, तो ये संग्रह है कहलाएगा कि हाँ ये सुपरिभाषित है। परंतु जिस तरह इसमें मैंने बताया आपको कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे यही जवाब यदि आप पूछते हैं तो सबका जवाब यही होगा कि हाँ बिल्कुल 1 3 5 7 9 होगा। 5 अच्छे अभिनेता की बात करेंगे तो किसी का जवाब कुछ और होगा, किसी के जवाब कुछ और होगा, तो वो तो बिल्कुल समुच्चय नहीं बन रहा है उस पर। ठीक, और अंग्रेजी वर्णमाला तो इसका भी जवाब बच्चों का यही निकलेगा कि भैया 5 ही होंगे, ए ई आई ओ यू होता है, आप किसी से भी पूछेंगे। ठीक, तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी समुच्चय को लेकर कि समुच्चय क्या है। ठीक, अब आगे की बातें मैं आपसे अगले क्लास में लूंगा और कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे। इसी के साथ जय हिंद,